आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज की कहानी सुनने के बाद कहानी कैसी लगी ये आप हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि नारद जी की है। दोस्तों, उस रोज़ जब मेरी बात दिवाकर भैया से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मालिक को एक वॉचमैन चाहिए था। ये सुनते ही मैंने दिवाकर भैया को अपने मालिक से मिलने मिलने के लिए मेरी बात कराने को कहा। खैर, अभी मैंने कभी वॉचमैन का काम तो नहीं किया था, पर मुझे इतना मालूम था कि मैं ये काम कर लूँगा। सिर्फ 2 दिन के बाद जब दिवाकर भैया का कॉल आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मालिक से बात कर ली है और मुझे कल ही उनकी कोठी पर मिलने के लिए बुलाया है। यह पता चलते ही मैंने उसी शाम की बस पकड़ी और तुरंत ही बस डिपो पहुंच गया। और बस डिपो पहुंचते ही मैंने दिवाकर भैया को कॉल किया और फिर जब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाते हुए चांदनी चौक से आलू चौक की तरफ आने को कहा। तो दिवाकर भैया ने बात करने के बाद उनसे और रास्ता समझने के बाद मैं सीधे बस डिपो पहुंचा और चांदनी चौक से मैं आलोक स्वीट भंडार के पास पहुंच चुका था और आगे बढ़ता चला गया। करीबन 5 मिनट चलने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि अब उस रास्ते पर कोई चहल पहल नहीं है और आगे का रास्ता घनी पेड़ों और झुंड के बीच से गुजर रहा है। सूरज तो कब का ढल चुका था, ऐसे में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी अब वो भी इन पेड़ों के चलते अंधेरे में समा गई थी। खैर, मैंने अपने कदम नहीं रोके और मैं आगे ही बढ़ता चला गया। साथ ही कुछ और लोगों के जाने के बाद और आगे जाने के बाद मैं एक जगह रुक गया और मैंने रोड के दाईं ओर एक पेड़ की टहनी पर लालटेन नज़र आई। और उस लालटेन के ठीक नीचे, उस पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ आईना लटका हुआ था और जिसको मैंने देख करके उत्सुकता में जल्दी से ही उस ओर देख रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे को आवाज़ देते हुए बोला कि अरे बाबू, दाढ़ी कटवाना है क्या? ये आवाज़ सुनते ही मेरे बदन में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जिसके चलते मैं थोड़ा सा घबरा गया और बिना ये देखे कि किसने मुझे आवाज़ दी है मैं वहाँ से चल पड़ा। अभी मैं तेज़ कदमों से आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मेरे रिंग बज उठी और मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो देखा कि दिवाकर भैया कॉल कर रहे हैं। और कॉल उठाते ही मैंने देखा कि दिवाकर भैया ने मुझे पीली कोठी के तरफ आने को कहा। जैसे ही मैं पीली कोठी के गेट पर पहुंचा तो वैसे ही मुझे वहां पर दिवाकर भैया खड़े हुए नजर आए और मैं उनको आवाज़ देते हुए बोला, आ गया भैया मैं। और मैंने अभी इतना ही बोला था कि दिवाकर भैया ने छूटते हुए बोला कि ये ऐसे मिलेगा तू मालिक से? तू यहाँ नौकरी करने आया है कि फिल्म की शूटिंग करने आया है कि? दरअसल उनका गुस्सा करना भी जायज़ था। दरअसल मेरी बड़ी हुई दाढ़ी और बाल से कोई भी कह सकता था कि मैं एक लोफड़ हूँ। कि खैर, मैं ये नौकरी की खबर सुनकर इस बारे में इतना खुश हो गया था कि मैं इस बारे में सोचा ही नहीं। और मैंने दिवाकर भैया की बात सुनकर ये बोला कि कल मालिक से मिलने से पहले मैं बाल कटवा लूँगा। पर जब दिवाकर भैया ने मुझे बीच में टोकते हुए बोला कि मालिक से अभी मिलना है, ये सुनकर मैं बहुत चौंक गया। लेकिन मुझे पता था कि मुझे मालिक से कल सुबह मिलना था, लेकिन मैं दिवाकर से भैया से इस बारे में पूछता कि तभी दिवाकर भैया मुझसे गुस्से में बोले कि जा, आधे 1 घंटे में दाढ़ी मूंछें बनवा करके आ और आधे 1 घंटे में वापस नहीं आया तो वापसी की बस पकड़ लेना। ये बोलकर दिवाकर भैया गेट की ओर चले गए और मैं बस खड़ा खड़ा चुपचाप देखता रह गया। मुझे दिवाकर भैया से ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो ऊँट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। खैर, उस दिन तो बहुत हुआ और मैं अपना दुखड़ा रोने की बजाय मैंने अपने कदम बाजार की तरफ किए और नाई की दुकान को ढूंढने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं मुझे नाई की दुकान खुली मिल जाएगी।
और जब मैं बाज़ार पहुंचा तो तकरीबन तकरीबन सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, और जो एक दो दुकानें खुली हुई थी उनमें से कुछ तो होटल थे और कुछ मेडिकल स्टोर। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब मुझे नाई की दुकान नहीं मिली तो मैं समझ गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। बेहतर इसी में है कि मैं घर वापस लौट जाऊं। और अभी मेरे मन में ये ख्याल आया ही था कि तभी मुझे उस लालटेन वाले नाई का ध्यान आ गया, जो आते वक्त भी वहीं उस पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाए बैठा था। उस नाई का ध्यान आते ही मैं दौड़ पड़ा उस नाई की दुकान की ओर। हालांकि मेरा एक मन उस दुकान पर जाने को तैयार नहीं था, पर मजबूरी के चलते मैंने अपने उस मन की नहीं मानी और पहुंच गया उस नाई की दुकान पर। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर वो लालटेन टंगी हुई थी, वैसे ही मैंने एक बार फिर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। पर उस वक्त मैंने उस एहसास को दरकिनारे करते हुए आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं उस पेड़ के नीचे लगी हुई कुर्सी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, और मगर वहां पर लालटेन अभी भी जल रही थी। जलती हुई लालटेन से मुझे लगा कि नाई भी यहीं कहीं होगा। इसलिए मैंने आवाज़ देते हुए कहा, अरे कोई है क्या यहाँ पे? मेरे इतना बोलते ही मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, दाढ़ी कटवानी है बाबू? वो आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से पीछे पलटा, और जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो एक हट्टा कट्टा नौजवान है, पर इसके बावजूद उसका पहनावा किसी बूढ़े आदमी की तरह था। सफ़ेद धोती कुर्ता। और अभी मैं उस नाई को ही घूर रहा था कि तभी वो नाई बोला, बाबूजी, बाल बना दूं या दाढ़ी? उसके इतना पूछते ही मैंने बोला, दोनों ही बना दो। मेरा जवाब सुनने के बाद उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को बोला, और उसके बाद उस नाई ने पहले तो मेरे बाल काटे और फिर दाढ़ी। बाल कटवाने के बाद जब मैंने उस नाई से पूछा कि कितने पैसे हुए हैं, तो उस नाई ने बोला, बाबू, पैसे देने की जगह आप मुझे ये कटे हुए बाल ही दे दो। अब उसके ये कहने के बाद मैं कुछ कहता कि इसी बीच दिवाकर भैया का कॉल आ गया। मेरे कॉल उठाते ही वो भड़कते हुए बोले, अबे तू आ रहा है या फिर वापसी की बस पकड़ ली है तूने? दिवाकर भैया की ये कहते ही मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, नहीं भैया, मैं बस आ ही रहा हूँ। मेरे ये कहते ही दिवाकर भैया ने कॉल रख दिया, और उनके फ़ोन रखते ही मैं वहाँ से दौड़ता हुआ निकला। और जब पीली कोठी के गेट पर पहुँचा तो दिवाकर भैया मुझे देखते हुए बोले, चल मालिक से मिलवा देता हूँ। फिर जब मैं मालिक से मिला तो उन्होंने मुझसे बस सिर्फ एक ही सवाल पूछा, काम करना है ना? जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी मालिक, काम के खातिर ही तो मैं गांव से आया हूँ। मेरे जवाब देते ही उन्होंने दिवाकर भैया को इशारा करते हुए कहा कि इसे हमारे पुराने बंगले की जिम्मेदारी दे दो, और कुछ एडवांस भी। इतना बोलकर मालिक अपने कमरे चले गए, और उनके जाने के बाद दिवाकर भैया ने मुझे खाना पीना खिलाया और फिर सोने के लिए एक कमरा दे दिया। फिर अगले सुबह होते ही मैं पुरानी कोठी पर चाबी लेते हुए वहाँ से निकल गया। फिर जब मैं उस कोठी पर पहुँचा तो पाया कि उस कोठी के हर दरवाजे पर तालों के साथ काले रंग की कपड़ों की गुड़िया बंधी हुई है, और तो और उन गुड़ियों के माथे पर काफ़ी सारी सुइयाँ भी गड़ी हुई थी। अब ये देख करके मेरा मन किया कि यहाँ से मैं अभी लौट जाऊँ, पर कुछ दिन शांति से सोचने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया और गार्ड रूम में जा कर के बैठ गया। तो दोस्तों, दिन गुजरते गुजरते मुझे ऐसा लगने लगा कि यह काम मेरे लिए बेस्ट है। आखिर काम के नाम पर सिर्फ बैठना ही तो था, और दरवाजे पर लगे तालों और उस काली गुड़िया से मुझे क्या ही लेना देना था। और उसको देख करके मुझे इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। अब मुझे ये काम उबाऊ लगने लगा। पर एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं। अब बालों की जगह पर मोटी मोटी गांठ उभर आई थी। यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी की जगह पर भी सर के जैसी ही गांठें उभर आई थी। यह देख करके मैं तो पूरी तरीके से घबरा गया, और फौरन ही दिवाकर भैया को मैंने कॉल किया और अपनी परेशानी उन्हें बताई। पर दिवाकर भैया ने सिर्फ ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि जाकर मैं डॉक्टर को दिखा लूँ। उन्हें मेरी ज़रा सी भी चिंता नहीं हुई। खैर, उस वक्त
मुझे बुरा तो बहुत लगा, पर अभी तो असल परेशानी मेरे सर और गालों पर भरी गाँठें थीं। लिहाज़ा मैं वहाँ के लोकल अस्पताल पहुँचा और वहाँ अस्पताल पहुँचते ही जैसे ही मैं डॉक्टर से मिला और वैसे ही उस डॉक्टर ने मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ही मुझे कहीं लेकर जाने लगा। मैंने उस डॉक्टर से बोला कि, "अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं?" मेरा ये सवाल पूछने पर मुझे उस डॉक्टर ने इतना कहा कि तुम्हें अपना इलाज कराना है तो बस चुपचाप चलते रहो। उस वक़्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? और वो डॉक्टर मुझे अस्पताल के एक खाली कमरे में छोड़ते हुए बोला कि तुम यहीं पर रुकना, अभी बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं और वही तुम्हारी जाँच करेंगे और बताएँगे कि तुम्हें हुआ क्या है। वो डॉक्टर इतना बोलते ही वहाँ से चला गया और मैं उस बड़े डॉक्टर का वेट करने लगा, जिस डॉक्टर की वो बात करके गया था। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आया और आते ही मुझसे पहला सवाल पूछा कि तुमने उस नाई को पैसे क्यों नहीं दिए? उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने बोला, किस नाई की बात कर रहे हो सर आप? मेरे ये सवाल करते ही उसने कहा, अपने दिमाग पर ज़ोर डालो। तुम्हें याद है और तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं किस नाई की बात कर रहा हूँ। उस आदमी की ये बात बोला तो अचानक से मुझे याद आया कि सच में उस रात मैंने उस रात उसको शेविंग और बाल काटने के पैसे नहीं दिए थे। यहाँ तक कि उसने मुझसे माँगे भी नहीं। और ये याद आते ही मैंने उस आदमी से पूछा कि पर उसे पैसे देने से क्या फ़र्क पड़ गया? मेरा इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ा है? अभी तुम देख लो क्या फ़र्क पड़ा है और आगे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तुम अपनी आँखों से देख लो और फिर तुम ही तय करना कि तुम्हारे पैसे ना देने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है और कितना फ़र्क पड़ा है। और इतना कहने के बाद उस आदमी ने उसी कमरे में मौजूद एक दूसरे कमरे का ताला खोला और फिर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। और उस आदमी ने जैसे मुझे आवाज़ देकर अंदर बुलाया, तो मैं भी उस कमरे में दाखिल हुआ और अंदर जाते ही मुझे बहुत ही तेज़ ठंड महसूस हुई। फिर जब मेरी नज़र उस कमरे में रखे स्ट्रेचर पर पड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि वह कमरा एक मुर्दा घर है, क्योंकि उन स्ट्रेचरों पर कई लाशें रखी थीं, जिनकी हालत से ऐसा जान पड़ रहा था कि उनकी मौत काफ़ी पहले हो चुकी है। मैंने फ़ौरन ही उस आदमी से सवाल करते हुए पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे कहते ही उस आदमी ने एक लंबी और गहरी साँस लेते हुए कहा कि स्ट्रेचर नंबर 117 और 121 पर जाकर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वैसे तो उस वक़्त मेरा मन वहाँ से निकलने को कह रहा था और सच्ची कहूँ तो उस आदमी पर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आता भी क्यों ना, मैं अपने सर और बालों पर पड़ी गाँठों के इलाज के लिए मैं यहाँ पर आया था, पर मेरी जाँच करने के बजाय इसने मुझे मुर्दों के बीच ला कर के खड़ा कर दिया। फिर जब मैंने यही मन की बात कर ज़ुबान पर लाने की कोशिश की, तो वो आदमी मेरे कुछ कहने से पहले ना जाने कैसे मेरी मन की बात भाप गया और इसलिए उसने मेरे मुँह खोलने से पहले उसने उस स्ट्रेचर की ओर रखे मुर्दे की तरफ इशारा करके बोला, जाने से पहले इस मुर्दे को देख ज़रूर लो, फिर भले ही तुम चले जाना। उस आदमी के दोबारा ज़ोर देने पर मैं कुछ सोचने के बाद उस स्ट्रेचर की तरफ बढ़ा और फिर उस स्ट्रेचर के पास जब मैं पहुंचा और उस मुर्दे को देखने के लिए मैंने जैसे ही उस पर रखी एक सफ़ेद चादर हटाई, तो वैसे ही मेरी चीख निकल गई और मैंने अपने पैरों का संतुलन खो दिया, जिसके कारण मैं बहुत ही बुरी तरीके से वहीं फर्श पर गिर पड़ा। दरअसल मेरे चीखने की वजह मेरे उस स्ट्रेचर पर रखे हुए एक घिनौनी डेड बॉडी थी, जिसका सर गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जिस पर बड़ी-बड़ी गाँठें उभरी हुई थीं और बाकी का भाग इतना सूखा हुआ था कि जैसे कोई जली हुई लकड़ी हो। यहाँ तक कि उस मुर्दे की पलकें अभी भी झपक रही थीं और यह देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई और यह देखकर मैं नीचे गिर पड़ा। और ये देखने के बाद फ़ौरन ही मैं वहाँ से तुरंत ही भागा और तुरंत ही मैं अपने ठिकाने पर पहुँचा। हालाँकि मैं अभी भी डरा हुआ था। फिर तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मैंने दिवाकर भैया को फ़ोन किया, ये बताने के लिए कि अस्पताल में मेरे साथ क्या हुआ। पर दिवाकर भैया को कई बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। जिसके बाद
मैं चुपचाप अपने गार्ड रूम में बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अस्पताल वाला वो आदमी मुझे वो मुर्दा घर दिखाकर क्या समझाना चाहता था। अभी मैं मन ही मन अपने सवालों को सुलझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि अरे भैया ज़रा बाहर आइए। यह सुनते ही मैं ज़रा अपने गार्ड रूम से बाहर निकला और जब मैंने गेट की तरफ देखा तो मुझे एक दुबला पतला लड़का गेट के पास खड़ा हुआ नज़र आया। उस पर नज़र पड़ते ही जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उस लड़के ने अपना नाम बताते हुए बोला, मेरा नाम निर्मल है। अच्छा हुआ आपने उस डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनी, नहीं तो आप भी उसके झांसे में आ जाते। अभी वो लड़का मुझे उस डॉक्टर के बारे में बता ही रहा था कि मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने तो यहाँ पर अपना किसी को एड्रेस नहीं बताया था। दरअसल मुझे शक था कि ये जो लड़का है उसी डॉक्टर का भेजा हुआ ना हो और मेरा पीछा करते हुए कहीं यहाँ तक तो नहीं आ गया। जब उस लड़के ने मेरे सवाल का जवाब दिया तो उसने बताया कि मैं उसी अस्पताल में काम करता हूँ और जब आपको उस रूम में ले जाया जा रहा था तो मैं वहीं उस लॉबी में था। फिर जब मैंने डॉक्टर पर प्रमोद को उस कमरे में जाते हुए देखा तब मैं समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद मैं अस्पताल के बाहर आपके आने का इंतज़ार करने लगा, पर जब आप भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले तब मैं समझ गया कि आपने डॉक्टर प्रमोद की नहीं सुनी है और इसीलिए आपकी मदद के लिए मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब ये जानने के बाद मैंने उस लड़के से अगला सवाल करते हुए पूछा, तुम मेरी मदद किस तरीके से कर सकते हो? तो उसने मुझे जवाब देते हुए बोला, भैया मैं शाम को आऊँगा और ड्यूटी ख़त्म करके। फिर मैं आपको आपकी इस बीमारी का कारण भी बता दूँगा और ये भी बता दूँगा कि ये सब कैसे ठीक होगा। इतना बोलते ही वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं उसके जाने के बाद ये सोचने लगा कि मुझे उस लड़के की बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो लड़का भी तो उसी अस्पताल में काम करता था। क्या मालूम उस लड़के को उसी डॉक्टर ने मेरे पीछे लगाया हो। खैर अभी सवाल तो कई थे, पर सबसे अहम सवाल ये था कि मुझे हुआ क्या था और उस नाई का मेरी इस बीमारी से क्या कनेक्शन था। फिर जब शाम के 7 बजे तो वो लड़का अपने कहे अनुसार जब शाम को दोबारा आया, तो वो आते ही मुझे अपने साथ चलने को बोला, जिस पर मैं थोड़ा हिचकिचाया और उससे बोला, देखो तुम्हें जो कुछ बताना है यहीं पर बताओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। अब मेरा ये जवाब सुनते ही वो लड़का बोला, देखो भैया, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जल्द ही आपके सर की गांठें लाल पड़ने लगेंगी और फिर दर्द का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। इससे पहले आपकी हालत कंट्रोल से बाहर हो जाए, आप मेरे साथ चलिए ताकि आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। दोस्तों, यह वो जो लड़का जिस तरह से मेरे आने वाले वक्त की गंभीरता को समझा रहा था, उसको कोशिश कर रहा था समझाने की, उससे मुझे इतना तो अनजाना हो गया था कि वह उस डॉक्टर का भेजा हुआ आदमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेरे सिर और चेहरों पर उभरी हुई गांठें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। ऐसे में मैंने उस लड़के की बात मान ली। मेरे राज़ी होते ही मैं उस लड़के के साथ निकल गया। फिर जब वो लड़का मुझे बस डिपो लेकर पहुंचा, तो मैंने उस लड़के से पूछा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। मेरे सवाल पूछने पर उसने बोला, हम नारद ठेकेदार के घर जा रहे हैं। एक वही हैं जो आपकी इस बीमारी का इलाज जानते हैं। अभी उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी एक बस आई और मैं उस लड़के के साथ बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उस लड़के ने आगे नारद ठेकेदार का नाम लेते हुए बताया कि कुछ सालों पहले नारद ठेकेदार के आपके जैसी ही हालत हो गई थी, लेकिन कई नामी ग्रामी अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी चेहरे और माथे की उभरी गांठों का इलाज नहीं मिला। उल्टा वो गांठें बड़ी और लाल होती चली गईं और जब उन गांठों में दर्द होना शुरू हुआ तो फिर तो वो दिन रात चीखते रहे। कोई भी दर्द की गोली काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था। धीरे धीरे उनका सर सूजता गया और बाकी का भाग सूखता गया। नारद का परिवार वालों को उनकी हालत देखकर अंदाजा हो ही गया था कि अब नारंग जी नहीं बचेंगे। कि तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ पर एक मातो पगली उनके घर पहुँच गई और मातो पगली ने उनको 7 दिन में ही ठीक कर दिया। उस लड़की के ये कहने पर मैंने एक सवाल पूछा कि मातो पगली ये कौन है?
और उसने नारद जी को ठीक कैसे कर दिया। मेरे पूछते ही उस लड़के ने कहा कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि मातो पगली ने नारद जी को ठीक कैसे किया, पर मुझे इतना तो मालूम है कि नारद जी अपनी जवानी के दिनों में तंत्र साधना किया करते थे, और उनकी तंत्र साधना की जो गुरु थी वो थी माधो पगली। कहते हैं कि माधो पगली अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अभी उस लड़के ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी बस एक जगह रुकी। बस के रुकते ही बस के कंडक्टर ने आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ उतरने वाले सभी उतर जाओ। और ये सुनते ही वो लड़का अपनी सीट से उठा और बस से नीचे उतर गया, और उसके साथ ही मैं भी बस से उतर गया। और उसके बाद हम लोगों ने एक रिक्शा लिया, और उसके बाद नारायण जी के घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही आवाज़ लगाया उस लड़के ने, नारंग काका, नारंग काका। अभी वो लड़का आवाज़ ही लगा रहा था कि तभी उस घर का दरवाज़ा खुला, और तभी एक बुजुर्ग इंसान घर से लाठी लेकर बाहर आया। और जैसे ही वो बुजुर्ग इंसान घर से लाठी लेकर बाहर आया, और उस बुजुर्ग इंसान पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से चौंक गया। दरअसल उस बुजुर्ग इंसान को देखकर मैं एकदम से चौंक गया, और मेरे चौंकने की वजह ये थी कि उसके चेहरे पर बड़े-बड़े लाल गड्ढे जो कि बहुत ही भयानक लग रहे थे। मैं अभी उनकी तरफ ही देख रहा था, तभी वो बुजुर्ग मेरी तरफ देखते हुए बोला कि अरे! ये भी उस नाई का शिकार हो गया क्या? ये देखकर वो लड़का बोला, हाँ काका, ये भी उस नाई के शिकार हो गए हैं। ये तो इनकी किस्मत थी कि ये मेरी नज़र में आ गए। उस लड़के के ये कहते ही उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, इसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती तो ये उस नाई से कभी भी नहीं मिलता। खैर, अब इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा? अब तुम ही बताओ, करना क्या है? उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही मैंने बोला कि मुझे ठीक कर दो बस। और ये कहते ही नारंग बाबा ने बोला कि उसके पहले तो ये पता लगाना होगा कि उस नाई ने तुम्हारे बालों को किस श्मशान भूमि में गाड़ा है। और जैसे ही श्मशान भूमि का पता चलेगा, और तुम वहाँ पे जाना और अपने बालों को खोद कर बाहर निकाल लेना, और उन बालों को किसी की चिता पर जला देना, और साथ ही ₹1.25 तुम वहीं पर गाड़ देना जहाँ से तुमने बाल निकाले हो। और हाँ, आज ही तुम्हें ये सब करना होगा। और वो जो आएँगे तुम्हें जो दिशा बताएगी उसी दिशा पर निकल जाना। और ये बोलते हुए वो नारंग बाबा अपने घर के भीतर चले गए। और उसके बाद मैं और वो लड़का उनके घर के बाहर उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। तभी रात के 1 बजे नारंग बाबा बाहर आए और मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा। और ये कहते ही मैं उस लड़के के साथ उत्तर दिशा में बाहर की ओर निकल गया। और ये कहते ही हम लोग वहाँ से निकल गए, और मुझे कुछ दूरी पर एक शमशान नज़र आया, और वह शमशान देखते ही हम लोग वहाँ गए और अंदाज़े से मैंने खोदना शुरू कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तीसरी बार में ही मुझे एक काली पोटनी मिल गई, गड़ी हुई। और बाल मिलते ही मैंने ठीक वैसा किया जैसा कि नारंग बाबा ने बताया था। पहले तो मैंने उस बाल को उस जलती हुई चिता में फेंक दिया, फिर ₹1.25 उसी गड्ढे में गाड़ दिया, जिस गड्ढे से मैंने अपने बाल निकाले थे। अपने काम को अंजाम देने के बाद मैं उस लड़के के साथ उसके घर पर चला गया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा, तब मेरे सर और चेहरे पर उभरी हुई गांठें अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थीं। अब ये देख कर के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, और उस लड़के को मैंने पूरे दिल से धन्यवाद दिया, जिसने मेरी इतनी मदद की थी। खैर, मैं तो उस नाई का शिकार होते-होते बच गया, पर अब सवाल यह था कि आखिर वो नाई है कौन? और वो आखिर ऐसा टोटका लोगों के साथ क्यों कर रहा है? और साथ ही वो डॉक्टर प्रमोद उस नाई के शिकार हुए लोगों के साथ क्या करता है? ये सब सवाल आज भी मेरे ज़हन में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो